अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू EACT क्लासेस। माय नेम इज़ तौकीरुल इस्लाम। बहुत ज़्यादा वेट करवाया है मैंने आपको इस वीडियो के लिए, बट आप लोगों को भी पता होगा कि जो यूनिट फर्स्ट है वो बहुत ही लेंथी यूनिट है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये इस पूरे जो 6 यूनिट्स का आपका स्पेशलाइजेशन सेक्शन है उसमें सबसे लेंथी यूनिट आपका यूनिट 1 है। एंड आई हैव मेड श्योर कि अगर आप कहीं किसी पेड कोर्स अगर आपने लिया है तो आप इन नोट्स को जब उनके साथ कंपेयर करोगे तो यू वुड रियलाइज़ कि इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज यहाँ पे जो आपको कंटेंट इसमें मिलेगा ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारा कवर्ड है। एंड जो आपने पेड कोर्स में किया होगा या जो आपने बाकी कहीं सोर्स से किया होगा उससे आपको एक्स्ट्रा डेफिनेटली मिलेगा। आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आई हैव मेड श्योर कि बस जो रेलिवेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ मैंने PDF में डाली हैं। एंड ऑल्सो जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं उनको मैंने PDF में इंक्लूड नहीं किया है। सो फाइनली आज मैं आई हैव कंप्लीटेड दिस। पिछले 1 महीने से ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान मैं कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहा था। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक टास्क था। एंड आई हैव मेनली जो सोर्स मैंने इस चीज़ के लिए रेफ़र किया है, जो सी एन शंकर राव की जो बुक है सोशियोलॉजी की, वहाँ से मैंने लिया है। इसके अलावा इंटरनेट के डिफरेंट सोर्सेज से मैंने लिया है। और भी 1-2 बुक्स हैं जो जैसे एक सोशियोलॉजी फॉर नर्सिंग करके एक बुक है, उसकी PDF मेरे पास है, वहाँ से भी मैंने कुछ लिया है। तो मल्टीपल सोर्सेज, इंटरनेट के बहुत सारे सोर्सेज से मैंने लिया है। इसके अलावा आई ऑल्सो वॉच्ड जो सोशियोलॉजी की UGC नेट के लिए जो वीडियोज़ पढ़ाते हैं लाइक यूट्यूब पे, तो उनको भी मैंने देखा एंड उनसे भी मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो आपको इस PDF में मिल जाएंगी। अब यहाँ पे ये वाली वीडियो जो है इसको बनाने का मेरा एक मकसद है, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम अगर जल्दी ही हुआ तो जुलाई में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रफली वी हैव लाइक मई जून 2 या 3 महीने हमारे पास अभी भी हैं। एंड अभी हमारे 2nd यूनिट, 3rd और 4th यूनिट और 5th यूनिट पेंडिंग है। 6th वाला ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं पहले आपके सारे नोट्स इंशाल्लाह कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा और उसके बाद ही मैं फिर आपको लेक्चर्स दूंगा। ये यूनिट 1 के कंप्लीट नोट्स हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स हैं ये यूनिट 1 में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ये सारे कवर हुए हैं इस PDF में। और साथ में एट द एंड ऑफ दिस PDF यू विल गेट 100 MCQs जो कि इस यूनिट 1 पे बेस्ड हैं, जिनके आपको आंसर्स भी साथ में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इस PDF को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आप अच्छे से सुनना, बिकॉज आई नो एट द एंड आप कमेंट में जाके लिखोगे कि सर कहाँ से मिलेगी PDF। तो वीडियो को देख लेना, कमेंट में फिर ये नहीं कहना कि सर PDF कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है EACT क्लासेस। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो EACT क्लासेस, या आप लिख सकते हो ब्राउज़र में जाके t.me/EACT क्लासेस। जब आप एंटर करोगे तो टेलीग्राम खुद ब खुद खुलेगा और आपको EACT क्लासेस की टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे EACT क्लासेस की जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा, तो याद रखना PDF वहीं से मिल जाएगी। अब रही बात, अब इसको कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूनिट 2 जिसको मैं कवर करूँगा। लेकिन जब तक यूनिट 2 या जब तक बाकी यूनिट्स आएंगे तब तक आपको इसको पढ़ना है जो यूनिट 1 है। अब यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 में जो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे यूनिट 1 का तो उसमें सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, किनशिप, फैमिली और सोशल चेंज, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन दिया हुआ है। अब आप कहीं से भी कंटेंट ला सकते हो, आप बुक से भी पढ़ सकते हो। अगर आप CN शंकर राव की बुक देखोगे तो ये वहाँ पे आपको ये 4-5 यूनिट्स में मिलेगा। ये एक ही यूनिट नहीं है, यहाँ पे एक यूनिट दिया लेकिन वहाँ ये 4-5 चैप्टर्स में आपको मिलेगा। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पढ़नी है आपको, बहुत सारी चीज़ें जो आपको छोड़नी है। सबके पास होता है कंटेंट, सबके पास PDFs होती हैं, लेकिन जो क्वालिफाई करता है उसको ये समझ होती है कि मुझे पढ़ना क्या है और मुझे छोड़ना क्या है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को समझो कि इसको हमें पढ़ना कैसे है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ, इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट इज़ सोसाइटी। अगर आप देखोगे सोसाइटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले हर सोशियोलॉजी की बुक पे आप देखोगे वो ये है कि सोशियोलॉजी या सोसाइटी
और वहाँ अगर इंस्टीट्यूशन है या कम्युनिटी है, जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक्स दे हो, हर टॉपिक की वहाँ पे मल्टीपल डेफिनेशंस दी हुई हैं और ये बहुत सारों ने पढ़ाई भी हैं। मैंने यहाँ पे इसको लिखा भी है पीडीएफ में। लाइक यू कैन सी सोसाइटी की जो मल्टीपल डेफिनेशंस है, इसमें लाइक वी हैव मॉरिस गिंग्सबर्ग ने दी है एक, इसके अलावा वी हैव प्रोफेसर गिडिंग्स, जीडीएम कोल, लैपियर एंड मैकाइवर, इन्होंने डिफरेंट यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई हैं। ये हर कोई पढ़ा भी रहा है। रीज़न इसके पीछे ये है कि ये सोशियोलॉजी की बुक पे दिया हुआ है। व्हाट आई बिलीव, एक मैं मतलब इट्स नॉट कि मैं जो बोल रहा हूँ वो हमेशा सच ही होगा, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा जो लाइक इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि वो ये है कि ये आपको नहीं पूछेंगे कि ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी। इट्स वेरी रेयर, क्योंकि आपका सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। मे बी पॉसिबल है रियर केस में कि वो ऐसा पूछेंगे कि द फॉलोइंग डेफिनेशन, दैट इज सोसाइटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस विद द कम्युनिटी, दिस डेफिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय, पॉसिबल है कि, बट ये बहुत रेयर है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप ऐसा याद मत रखो कि किसने कौन सी डेफिनेशन यहाँ पे दी है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत रेयर है। अब अगर आप याद रख भी रहे हो तो याद कैसे रखना है। अब मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, इतनी मल्टीपल डेफिनेशंस को आप कैसे याद रखोगे। देखो, याद रखने का एक तरीका है। आपको सारी डेफिनेशन रटनी नहीं है, सारी डेफिनेशन याद नहीं रखनी है। बस एक चीज़ करनी है कि आपको हर डेफिनेशन में से 2 या 3 कीवर्ड्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस, तो आप इमेजिन करो कॉम्प्लेक्स जैसे होता है ना, एक बड़ी बिल्डिंग को यहाँ कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन आप इमेजिन करो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वहाँ पे कुछ एसोसिएशंस हैं जो ऊपर मीटिंग कर रही हैं। बन गई एक स्टोरी आपकी। अब इस स्टोरी को आपको कनेक्ट करना है कोल के साथ, जो कि जिसने ये दी है, जिस सोशियोलॉजिस्ट ने ये डेफिनेशन दी है, दैट इज़ कोल। अब इस कोल से COLE से आपको क्या याद आता है। कोल, अगर मैं ऐसे कोल बोलूँ तो मुझे कोयला याद आता है। तो मैं इमेजिन करूँगा कि एक कॉम्प्लेक्स है, बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें एक एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोल के बारे में मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको कहीं पे भी वहाँ डेफिनेशन आएगी ना, सोसाइटी इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन, आपको एकदम से याद आएगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज एसोसिएशन से कॉम्प्लेक्स याद आएगा, वहाँ मीटिंग हो रही है और वहाँ पे कोल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो, आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेशन में कैसे आएगा, व्हाट आई बिलीव कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे माइट आस्क, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट किस तरह से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन जो ज़्यादा चांसेस है आने के डेफिनेशंस में से वो इस तरह से है, वो आपको ये दे सकते हैं कि डैश इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस विद इन अ कम्युनिटी, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज सोसाइटी। वो आपको ऐसे दे सकते हैं कि डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड ऑफ बिहेवियर, तो यू शुड नो इट इज सोसाइटी। तो बेटर जो मेरे हिसाब से तरीका है डेफिनेशंस को पढ़ने का, चाहे वो सोसाइटी की डेफिनेशन हो, इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन हो, कम्युनिटी की डेफिनेशन हो, वो यही है कि आपको वहाँ क्वेश्चन अगर आएगा, ज़्यादा चांस है कि वो इस तरह से आएंगे कि डैश इज़ द यूनियन itself, the organization, the sum of former relations in which associating individuals are bound together। इस तरह के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जब पढ़ोगे तो इस तरह से पढ़ना है कि जब आपको डेफिनेशन दी हुई होगी, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये किसकी डेफिनेशन है। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो और आपको ये चीज़ जो है इसी तरह से आप इसको पढ़ना है। तो जो भी आप डेफिनेशन आप पढ़ोगे इस PDF में, हर डेफिनेशन को इस तरह से पढ़ना है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये किसकी डेफिनेशन है, क्या है सोसाइटी की है, इंस्टीट्यूशन की है या कम्युनिटी की है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला, पहले तो आपको डेफिनेशंस है हर एक के लिए, तो डेफिनेशंस अब आपको समझ आया कि कैसे पढ़नी है। दूसरी चीज़ है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक को कैसे पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आप देख सकते हो, सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल, यानी हर सोसाइटी लोगों की बनी होती है। सोसाइटी का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस, यानी सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड दे आर अवेयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के लाइक दे नो अबाउट ईच अदर। इसके अलावा सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस एंड डिफरेंस, इसका मतलब होता है कि सोसाइटी जो है वो डिपेंड करती है, जो उसके अंदर लोग हैं वो एक दूसरे को लाइक करने चाहिए, और
सॉरी लाइक नहीं करने चाहिए, वो एक दूसरे के लाइक होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के जैसे होने चाहिए, उनमें कॉमन चीज़ें होनी चाहिए, साथ में उनमें कुछ डिफरेंसेस भी होनी चाहिए। तो इसी तरह से आपके ये लाइक 10 यहाँ पे दिए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल, म्यूचुअल इंटरेक्शन, डिपेंड्स ऑन लाइकनेस, डिपेंड्स ऑन डिफरेंस, कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इस तरह के आपको 10 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक पे कैसे क्वेश्चन आएगा? अब कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन सिंपल ऐसे आएगा, वहाँ पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। मे बी वो दे सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ पीपल, म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल अवेयरनेस, और वो साथ में दे सकते हैं फॉर एग्जांपल सोसाइटी इट इम्प्लाइज इंटरडिपेंडेंस, और साथ में दे सकते हैं सोसाइटी इज स्टैटिक। बट यू शुड नो, यहाँ पे आपको पता है कि सोसाइटी डायनेमिक होती है, तो यू शुड नो कि नॉट दिया हो तो वहाँ पे स्टैटिक को आप टिक करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ोगे तो आप इनको इस तरह से पढ़ोगे कि आप आइडेंटिफाई कर पाने चाहिए कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं। मतलब वहाँ पे अगर लिखा है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको पता होने चाहिए कि येस और नो। तो हर कैरेक्टरिस्टिक को जब आप पढ़ोगे तो आपको रियलिटी में ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि हाँ सोसाइटी का ये कैरेक्टरिस्टिक है, येस और नो। आपको 10 के 10 याद नहीं रखने हैं, आपको ऑर्डर में याद नहीं रखने हैं, आपको रटने नहीं है कि सोसाइटी के ये कैरेक्टरिस्टिक। आपको बस इतना, अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि क्या सोसाइटी डायनेमिक होती है, यू शुड नो येस और नो। क्या सोसाइटी जो है क्या उसमें कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यू शुड से येस और नो। ठीक है, बस आपको इतना समझ आना चाहिए। इसके बाद वी हैव द टाइप्स ऑफ सोसाइटी। टाइप्स ऑफ सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्योंकि टाइप्स ऑफ सोसाइटी में वी हैव द फोरेजिंग सोसाइटी, जो पहले सोसाइटी हुआ करती थी सबसे पहले, फिर उसके बाद पैस्टोरल सोसाइटी बन गई, फिर एग्रीकल्चरल सोसाइटी, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो वहाँ पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल इसको कैसे पढ़ोगे। वहाँ पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल वो पूछ सकते हैं कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ का कोई कैरेक्टरिस्टिक वो बोल सकते हैं, या वो वहाँ से दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअलिज्म है वो किस सोसाइटी में है, या वो पूछ सकते हैं कि कौन सी सोसाइटी में जो था एग्रीकल्चर नहीं था इनमें से। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको फोरेजिंग सोसाइटी का पता होना चाहिए। फोरेजिंग सोसाइटी मतलब हंटर गैदरर, जब पुराने ज़माने में जो जिसको अर्ली मैन कहते थे, अर्ली मैन जो हंटिंग गैदरिंग पे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं था, जो सिर्फ शिकार करता था या फिर जमा करता था फ्रूट्स वगैरह या जो भी उसको मिलता था, वो खुद नहीं कमाता था, उस वाली सोसाइटी को हम कहते थे फोरेजिंग सोसाइटी। उसके अलावा पैस्टोरल सोसाइटीज़ वो वाली होती थी जो कि जानवर को चराते थे। एग्रीकल्चर एक ही जगह पे वो नहीं करते थे, लेकिन जानवरों को चराते थे। तो उस हर तरह की सोसाइटी का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने दी हुए हैं कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ वो क्रॉप्स कल्टिवेट करते थे, इससे क्या हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट्स, या वो पूछ सकते हैं फॉर एग्जांपल इनमें से कौन सी सोसाइटी में परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं थी। तो परमानेंट सेटलमेंट्स में एग्रीकल्चर सोसाइटी में भी परमानेंट सेटलमेंट है, एक ही जगह पर रहते थे। इंडस्ट्रियल पोस्ट इंडस्ट्रियल इनमें परमानेंट सेटलमेंट है, लेकिन हाँ फोरेजिंग सोसाइटी या हंटर गैदर एक ही जगह पर नहीं रहते थे। वो क्या करते थे, वो घूमते रहते थे खाने की तलाश में। ठीक है, तो इस तरह से इनको पढ़ना है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। याद रखने की ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ों को, बस चीज़ों को समझो। ठीक है, इसके बाद वी आर द थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। ऑल दो ये सब ने पढ़ाया है, मैंने भी यहाँ पे रखा है, बट एक चीज़ है कि व्हाट आई बिलीव इज़ कि इतना डेफ में नहीं जाएंगे वो, बट स्टिल आपको याद रखने के लिए इसमें क्या है। यहाँ पे जो थियरीज़ हैं ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी कैसे बनी, ओरिजिन कैसे हुआ सोसाइटीज़ का, इसके लिए अलग अलग थियरीज़ हैं। वी हैव द एवोल्यूशनरी थियरी, वी हैव द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिवाइन क्रिएशन थियरी, कॉन्फ्लिक्ट थियरी, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म और फंक्शनलिज्म है। वी हैव द डिवाइन क्रिएशन थियरी, वो कहती है कि ये वाली थियरी कहती है कि सोसाइटीज़ को डिवाइन कुदरत ने खुद बनाया। ठीक है, इसके अलावा वी हैव 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरीज। अब इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि प्रोपोनेंट कौन था इस थियरी का। जो एवोल्यूशनरी थियरी थी ये किसने दी थी, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए साथ में इसके कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। एवोल्यूशनरी थियरी जो है ये बताती है कि सोसाइटी डेवलप्ड ग्रेजुअली एज ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। यानी एवोल्यूशनरी थियरी कहती है कि सोसाइटीज़ इवॉल्व हुई विद टाइम, ये खुद ब खुद नहीं बनी, टाइम के साथ साथ ये इवॉल्व होती गई और बनती गई। जैसे जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता गया, वैसे ही सोसाइटीज़ बनती गई। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं थियरीज़ जो है सोसाइटी के ओरिजिन की। इसमें आपको एक तो प्रोपोनेंट्स याद रखने हैं कि प्रपोज किसने की ये थियरी, और साथ में इसमें 1-2 पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा साथ में वी हैव द ब्लड रिलेशन थियरी और वी हैव द फोर्स थियरी एज वेल, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सारी। ठीक है,
अब कम्युनिटी में सेम चीज़ है, कम्युनिटी में वी हैव द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, जो मैंने बोला कम्युनिटी, इसमें भी आपको कैसे पढ़ना है, आपको अगर वहाँ से दिया होगा कि डाइडैश इज अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, तो यू शुड नो कि ये कम्युनिटी है। वहाँ ऑप्शन पे दिया होगा कम्युनिटी, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, और चौथा ऑप्शन कोई दिया होगा, यू शुड नो ये कम्युनिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये किसने दी थी डेफिनेशन, रियरली ये क्वेश्चन आएगा, आई डोंट बिलीव कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट स्टिल जो ज़्यादा ही लाइक श्योर होना चाहते हैं वो ये याद रख सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी में हमें लाइक कम्युनिटी के एस्पेक्ट लाइक स्टेबिलिटी या जो कैरेक्टर्स है कम्युनिटी के, सेम जो मैंने आपको बोला वो आपको ऐसी इसी तरह से इसको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ लाइक वी हैव द रूरल, रिलीजियस, इस तरह के आपको डिफरेंट इंटरेस्ट बेस्ड ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, एज बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपको, ये तो इजी सी चीज़ है, आपको पता ही होगी। वहाँ पे वो मे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल कम्युनिटी, तो आपको पता होना चाहिए वर्चुअल कम्युनिटी क्या होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी, इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़ कौन कौन सी होती है, हॉबीज कम्युनिटीज़ या ऑनलाइन कम्युनिटीज़। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो। इसके बाद मैंने यहाँ डिफरेंस बताया है बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। वहाँ डिफरेंसेस रेयरली पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, बट डिफरेंसेस से आपको ये चीज़ है कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स होती हैं, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, तो डिफरेंस जब आप पढ़ोगे तो डिफरेंस से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। येस दे माइट आस्क के द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, वो 4 स्टेटमेंट दे सकते हैं और वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिफरेंस होती है इनमें, ठीक है। एसोसिएशन में ये है द सेम चीज़, सेम चीज़ इसमें भी होती है। डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन सेम तरह से पढ़नी है। एग्जाम्पल्स ऑफ एसोसिएशन वो पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दे माइट आस्क कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, या दे माइट आस्क विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, वो दे सकते हैं 2-4 ऑप्शंस। तो यू शुड नो कि प्रोफेशनल क्या होता है, पॉलिटिकल एसोसिएशन क्या होती है, ये इजी सी चीज़ है, ये ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने का इंपॉर्टेंट तरीका जो मैंने आपको बोला वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिटी का, एसोसिएशन का, या नहीं है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल देंगे विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएशन, वो 4 देंगे, वो देंगे एसोसिएशन इज ए ह्यूमन ग्रुप, एसोसिएशन में जो लोग होते हैं उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव स्पिरिट होता है, और वो दे सकते हैं फॉर एग्जांपल जो एसोसिएशन होती है वो हमेशा परमानेंट होती है, ठीक है। तो यू शुड नो कि वो हमेशा परमानेंट नहीं, वो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। तो इस तरह की यू शुड नो, अगर आपको कोई पूछेगा ना एसोसिएशन, आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक किसका। और साथ में जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब आप पढ़ोगे एसोसिएशन, सोसाइटी या किसी, तो दिमाग में एक एग्जाम्पल बिठा के रखो, 2-3 एग्जाम्पल्स बिठा के रखो। फॉर एग्जाम्पल एसोसिएशन, तो आपके दिमाग में एक तो कोई पॉलिटिकल पार्टी रखो कि पॉलिटिकल पार्टी एक एसोसिएशन है, स्टूडेंट्स की एक एसोसिएशन है। तो जब वहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, तो आप सेंटेंस पढ़ोगे ना, तो आप लगा लो अपने हिसाब से क्या ये फिट होता है एक पॉलिटिकल एसोसिएशन के पे, क्या ये फिट होता है एक फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट एसोसिएशन या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इस तरह से आप इस चीज़ को ईजी बना सकते हो। इसके बाद मैंने सोसाइटी, एसोसिएशन और कम्युनिटी तीनों को एक दूसरे के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में दिखाया है, जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस में मैंने यहाँ पे सेम डेफिनेशंस है, सेम तरीके से पढ़नी है। यहाँ जो की सोशल इंस्टीट्यूशंस है लाइक वे द फैमिली, फैमिली को मैंने रफली थोड़ा सा डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको बाद में मैंने डिटेल में भी किया हुआ है। एंड रिलीजन है और एजुकेशन है, और सोशल इंस्टीट्यूशंस बाकी जो है उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। इनको आपको समझना है। इसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या जो इंस्टीट्यूशंस है क्या वो यूनिवर्सल हैं, लाइक क्या वो हर जगह लाइक पाए जाते हैं, क्या जो इंस्टीट्यूशन क्या वो सोशल हैं इन नेचर। इसी तरह से जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको पता होने चाहिए, येस और नो, क्या ये हैं या नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैंने फंक्शंस पढ़ाए हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के, ये भी आपको समझना है। इस पे भी क्वेश्चन सेम तरह से पूछा जा सकता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ दिस और विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ दिस। फिर मैंने एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन के बीच का आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया है, और कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन का भी डिफरेंस बताया है। इसके बाद हुआ था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में मैंने आपको सेम पहले डेफिनेशंस दी हुई हैं, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, वो सेम तरह से आपको पढ़ने हैं। फिर ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में मैंने 3 या 4 थियरीज बताई हैं। यहाँ मैंने मेनली 2 लिखी हैं, बिकॉज मेनली वी हैव द थियरी ऑफ
इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जिसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं जो कार्ल मार्क्स ने दी थी, और फंक्शनलिस्ट थ्योरी। सेम जिस तरह से ओरिजिन ऑफ सोसाइटी की थ्योरीज को पढ़ना है वैसे ही पढ़ना है इनको भी। यहाँ पे प्रोपोनेंट का नाम याद रखना है और साथ में आपको मेन इसका की पॉइंट रखना है कि ये क्या बताता है। बेसिकली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि जो सोसाइटी में आप देखते हो अलग अलग क्लासेस होते हैं तो ये जो थियरीज हैं ऑफ ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये बताती हैं हमें कि ये किस तरह से ये बने, लाइक कास्ट क्यों बनी या किस तरह से अलग अलग क्लासेस सोसाइटी में बन गए, उन्हीं के ओरिजिन के बारे में अलग अलग थियरीज हैं। वी हैव द कॉन्फ्लिक्ट थियरी है, फंक्शनलिस्ट थियरी है, इसके अलावा वी हैव द वेबेरियन थियरी और फेमिनिस्ट थियरी। ये 4 थियरीज मेनली हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के 3 टाइप्स पढ़ते हैं, क्लास, एस्टेट्स एंड सोशल क्लास, कास्ट, एस्टेट्स एंड क्लास। ठीक है, ये 3 है। इसमें जो मेनली हमें पढ़ना है दैट इज द कास्ट सिस्टम के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है। अब कास्ट सिस्टम के बारे में मैंने जो चीज़ें कवर की है इसमें वर्ण के बारे में वगैरह ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, और जो हम पढ़ते हैं चतुर्वर्ण में जो मेनली 4 वर्णज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में मैंने पढ़ाया है। इम्पैक्ट क्या होता है सोशल मोबिलिटी पे, ये भी चीज़ मैंने यहाँ कवर की हुई है। अब कास्ट के बारे में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ कास्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखोगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है। ठीक है, अगर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि ये सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा, ये थोड़ी ऐसा टेस्ट है जो आपको वहाँ पूछेंगे कि राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ ये। आपको अगर जो सही तरीका है ना पढ़ने का, अपने दिमाग पे अगर आपको कम जोर डालना है, अगर आपको अपने दिमाग को फ्री रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो ये MCQ बेस्ड टेस्ट है। आपको सारे मेरिट्स ऐसे 1 बाय 1 याद नहीं होने चाहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या ये मेरिट है या नहीं। कोई आपको बोलेगा फॉर एग्जांपल क्या कास्ट प्रिजर्व करता है रेशियल प्योरिटी को, या क्या कास्ट जो है क्या वो डिवाइड करता है हिंदू सोसाइटी को। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं यू शुड बी एबल टू से येस और नो। आप बस ये बोल पाने चाहिए येस और नो, क्या ये है मेरिट, क्या ये है डीमेरिट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है लाइक वी हैव द सगोत्रा एग्जॉनमी क्या होता है, ये सब चीज़ें, या सप्रवरा एग्जॉनमी है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस। ठीक है, इसके अलावा वी हैव द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम में हमारे पास जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, यहाँ पे वी हैव डिफरेंट थियरीज। वी हैव द रेशियल थियरी, पॉलिटिकल थियरी, इसके अलावा ट्रेडिशनल, रिलीजियस, एवोल्यूशनरी। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ये थियरी किसने दी, और इसका 1-2 पॉइंट्स इसके बारे में लाइक हमारी जो ये रिलीजियस थियरी है वो बताती है कि जो कास्ट हैं वो किससे बनी, कास्ट कहाँ से आई, उनका ओरिजिन हिंदुज़म की जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है वहाँ से हुआ। ठीक है, सिंपल 1-2 लाइन में आपको समझ आना चाहिए कि क्या एवोल्यूशनरी थियरी कहती है। जैसे वहाँ सोसाइटी में एवोल्यूशनरी थियरी ये कहती है कि ये ओवर द टाइम जो है इवॉल्व हुआ, ओवर द टाइम ये धीरे धीरे बनता गया। ट्रेडिशनल डिवाइन थियरी कहती है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वर्ण का ये रिलीजन में है, या ये लाइक कुदरती एक निज़ाम है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो। तो इसमें भी प्रोपोनेंट्स का नाम आपको याद रखना है। फिर इसके बाद वी आर द सोशल क्लास। आपको सोशल क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, सोशल क्लास होता क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो चीज़ पढ़नी है दैट इज़ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशल क्लास, ये भी इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट वे तो सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, जिसमें पढ़ते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटरजेनरेशनल, इंट्रा जनरेशनल, ये 4 टाइप्स हम पढ़ते हैं। तो यू शुड नो वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इंटरजेनरेशनल क्या होता है, इंट्रा जनरेशनल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद वी हैव द फोक वेज। फोक वेज में भी आपको डेफिनेशंस हैं, टाइप्स ऑफ फोक वेज है, वो आपको पता होनी चाहिए जो यहाँ पे लिखे हुए। सोशल मूड्स में दिया हुआ है डेफिनेशन, इसके लाइक पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम तरह से आपको चीज़ें पढ़नी है। सोशल वैल्यूज़ में भी आपको सेम चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल वैल्यूज़ हैं, और 4 एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वैल्यूज़ जिसमें आपको पता होना चाहिए जनरल, स्पेसिफिक वैल्यूज़ क्या होते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट क्या होते हैं, डोमिनेंट, अल्टीमेट क्या होते हैं, या मीन्स एंड वैल्यूज़ ये क्या होते हैं। ठीक है, सोशल नॉर्म्स में भी सेम डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स। इसके अलावा हमें जो पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है नेक्स्ट इज़ मैरिज। मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। मैरिज में आपको पढ़ना है
टाइप्स ऑफ मैरिज, सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैरिज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज और डेफिनेशन ऑफ मैरिज। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैरिज की डेफिनेशन आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि अगर वहाँ वो देंगे ना, फॉर एग्जांपल अ सोशली सैंक्शनड सेक्स रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग टू और मोर पीपल ऑफ अपोजिट सेक्स, आपको एकदम से आएगा समझ ये तो मैरिज है। लेकिन सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन या कम्युनिटी में आप अगर कोई डेफिनेशन दी हुई है तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान आपको देना है, तो उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मैरिज या फॉर्म्स ऑफ मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीगाइनी क्या होता है, पॉलीएंड्री क्या होता है, पॉलीगाइनी में टाइप्स होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, सोरोरल एंड नॉन सोरोरल। इसके अलावा मोनोगैमी क्या होती है, एंडोगैमी क्या होती है, एक्सोगैमी क्या होती है, ग्रुप मैरिज क्या होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये टर्म्स हैं जिस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। पहले यूनिट में मैरिज पर डेफिनेटली या तो एंडोगैमी, एक्सोगैमी या मे बी पॉलीगैमी किसी न किसी पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको पढ़ना है। हिंदू मैरिज के बारे में आपको पढ़ना है। हिंदू मैरिज में आपको कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक जो रिचुअल्स होते हैं यूजुअली एसोसिएटेड उसके साथ, लाइक वी हैव द होमा क्या होता है, इसके अलावा कन्यादान क्या होता है, या बाकी मंगल धारणा क्या होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने बोली। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू, उनके आपके डेट याद रखने हैं बस, लाइक प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट कब पास हुआ, इसके अलावा हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ये कब पास हुआ, सिविल फॉर स्पेशल मैरिज एक्ट ये कब पास हुआ, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जिसको शारदा एक्ट भी कहते हैं ये कब पास हुआ, डाउरी प्रोविजन एक्ट ये कब पास हुआ, इसके डेट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। मुस्लिम मैरिज में भी आपको सेम चीज़ याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होने चाहिए मुस्लिम मैरिज में, लाइक इद्दत क्या होता है, बातिल फासिद ये क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें महर क्या होता है, इद्दत कितने टाइम का होता है, या इसके अलावा हमें खुला तलाक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक डाइवोर्स जो होता है उसमें लाइक वी हैव द खुला तलाक होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, तलाक एहसन, तलाक बिद्दत, तलाक हसन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा किनशिप है, किनशिप में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लाइक हम पढ़ते हैं यहाँ पे अवॉइडेंस, किनशिप रिलेशनशिप्स में जोकिंग रिलेशनशिप्स, ये आपको सारे टर्म्स पता होना चाहिए, ठीक है। टेक्नोनॉमी, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, एमिटेट एटसेट्रा। फैमिली में फंक्शंस ऑफ फैमिली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली और टाइप्स ऑफ फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लाइक वी हैव द मैट्रिलिनियल या वी हैव द पैट्रिलिनियल, बाइलिनियल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा वी हैव द मैट्रिलोकल, पैट्रिलोकल, वो क्या होती हैं, ठीक है, पॉलीगैमस, पॉलीगाइनस, ये चीज़ें डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, इसमें मैंने बोला है इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वो आप इजीली पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको खुद भी पता होगा जॉइंट फैमिली के क्या एडवांटेज हैं, न्यूक्लियर फैमिली के क्या एडवांटेज हैं। लास्ट में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बारे में पूछा है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, इनके बारे में आपको प्रोपोनेंट इनके जो हैं, सबसे पहले ये टर्म किसने यूज़ की थी वो आपको पता होने चाहिए, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये पता होने चाहिए, और इसके कॉजेज़ वो आपको पता होने चाहिए, और ये होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में मास प्रोडक्शन बढ़ती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मास प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड अर्बनाइजेशन, और फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो यू शुड नो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये सारी चीज़ें होती, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है इसमें, ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और इसको किसने सबसे पहले यूज़ किया था इस वाली टर्म को, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। लाइक मॉडर्नाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं कि सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था डैनियल लर्नर ने, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा यही है इस सब में, और बाकी फिर इसके बाद एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ आप पढ़ सकते हो, एमसीक्यू से आपको समझ आएगा कि मैंने पढ़ा जो तो कितने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हेल्प की है मेरी, लाइक पिछले 4-5 दिन से हम लाइक मैंने उनको प्रूफ रीडिंग के लिए दिया था, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड हुई हैं उसमें, जो मैंने पिछले 5-6 दिन में इसमें ऐड की हैं। तो आई अप्रिशिएट जिन लोगों ने हेल्प की है, एंड थैंक्स टू देम जिन्होंने इस पीडीएफ को बनाने में मेरी हेल्प की है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि इस पीडीएफ को पढ़ना कैसे है, एंड आई होप कि बाकी जब आप पढ़ोगे ना बाकी यूनिट्स, तो वहाँ भी आपको समझ आएगा कि किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीडीएफ EACD क्लासेस की टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी।
आप वहाँ से इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अब मैं इंशाल्लाह यूनिट 2 पे काम कर रहा हूँ। यूनिट 2 में जल्द मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो इस थोड़ा सा समझ भी आ गया कि लाइक प्रॉपर अप्रोच क्या होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज़ कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत बना के भी है, तो उससे भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। तो वीडियोस अभी के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसी पीडीएफ बनाऊंगा और आपको बोलूँगा कैसे पढ़ना। और वंस आई फिनिश दैट इंशाल्लाह उसके बाद आई विल डेफिनेटली अपलोड वीडियोस एज वेल। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड आई होप कि आपका इंतज़ार जो है वो इट वुड बी वर्थ इट, एंड आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।